कहते हैं यदि आपको बड़ा बनना है तो बड़ों की बात को तो सुनना पड़ेगा। यदि आपको बड़ा बनना है तो बड़ों की बात को सुनना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि मैथ्स में 100 में 100 लाना है तो मनोज सर की क्लास को तो करना ही पड़ेगा। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की मैथ्स क्लास में ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने वाला हूं और ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए वेरी वेरी यूजफुल होगा जो बिहार बोर्ड या हिंदी मीडियम के हैं। और साथ ही इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई मीडियम एंड यू आल्सो वांट ए वीडियो सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, प्लीज कमेंट मी इन comment section. I promise you that I will bring a fantastic video for you in very easy, tricky and short method. So please comment me. तो चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप यहाँ पे देखिए, त्रिकोणमिति को पढ़ने से पहले आपको त्रिकोणमिति के जो पिता हैं, त्रिकोणमिति के पिता का मतलब त्रिकोणमिति का जनक नहीं, त्रिकोणमिति का जो हेड ब्रांच है वो है ज्यामिति। मैं क्या करता हूं ना, अभी 2 मिनट मैं ये आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं, क्योंकि जब तक आपको ज्यामिति का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा शायद त्रिकोणमिति भी आप समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए 2 मिनट जल्दी से। ज्यामिति, ज्यामिति होता क्या है? देखिए, ज्यामिति 2 चीज से बना है, एक होता है ज्या और एक होता है मिति। ज्या का मतलब होता है भूमि से में जो आकृति होती है, भू आकृति, जमीन में जो आकृति होती है उसको बोलते हैं ज्या। जैसे लंबाई, चौड़ाई, कोण, बिंदु, ये सारी जो माप होती है, ये सारी जो आकृति होती है, कहाँ होती है? जमीन पे ही होती है ना। जमीन में कोई रेखा खींचेंगे तो लंबाई, चौड़ाई, कोण बनाएंगे तो ऊंचाई हो जाए, वो कोण हो जाएंगे। इस प्रकार से तो वो हो गया भू आकृति। ये सारा भू आकृति, जमीन में ये सारा आकृति होता है। अब इसको क्या करेंगे? इन सारे जो आप लंबाई देख रहे हैं, चौड़ाई देख रहे हैं, कोण देख रहे हैं, बिंदु देख रहे हैं, इनको क्या करेंगे? मापेंगे। तो इन्हीं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को मापना, माप करके इनको आपस में जोड़ना, इनका क्षेत्रफल निकालना, परिमाप निकालना, कोण की माप निकालना, ये सारी क्रियाएं जिस ब्रांच में करते हैं, जिस चैप्टर में करते हैं, है ना, उनको हम कहते हैं ज्यामितीय, ज्योमेट्री बोलते हैं इसको, जिसमें इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना होता है। यानी कि लंबाई, चौड़ाई, कोण, बिंदु, रेखा, है ना, इनसे संबंधित जो अध्ययन है उनको हम ज्यामिति बोलते हैं। इसमें आप क्या क्या देख सकते हैं? जल्दी से अगर देखेंगे तो आयत आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आयत है। आप वर्ग देख सकते हैं, जैसे वर्ग है। आप वृत्त देख सकते हैं, यहाँ वृत्त है। और यहाँ पे आप त्रिभुज देख सकते हैं, है ना। तो इन सारे चीजों के बारे में जो भी हम अध्ययन करते हैं, चाहे इनका परिमाप निकालना हो, चाहे इनकी क्षेत्रफल निकालनी हो, चाहे इनसे संबंधित जो भी हम पढ़ते हैं, वो सारा चीज हम पढ़ते हैं किसके अंतर्गत? ज्यामिति के अंतर्गत। आप लोग धैर्य रखिए, क्योंकि इन्हीं से जुड़ा हुआ आपका त्रिकोणमिति। अब चलिए, ज्यामिति का मैं एक टॉपिक थोड़ा सा लेता हूं, त्रिभुज। अब देखिए, आपको समझ में आया कि मैं इसको क्यों लेके चला हूं। जैसे त्रिभुज, देखिए त्रिभुज यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा है और यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा है। अंतर बस ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है और इसको आप न्यूनकोण त्रिभुज कह सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए, ज्यामिति क्या कहता है? ज्यामिति कहता है किसी भी आकृति का जो निचला हिस्सा है, ध्यान देंगे, ज्यामिति कहता है किसी भी आकृति का जो निचला हिस्सा है, जो जमीन पे सटा हुआ है, रखा हुआ है, उसको हम कहते हैं आधार। समझेंगे बात को। यहाँ आधार कौन होता है? ज्यामिति के आधार पर आधार कौन है? तो ज्यामिति के आधार पर आधार वो रेखा होती है या वो भुजा होती है जो जमीन से सटा हुआ होती है। जैसे आप इसको देखेंगे, इसको अगर हम जमीन में रखेंगे तो इसका कौन सा हिस्सा जमीन पर टच करेगा? ये वाला। सपोज अगर हम ए बी सी, आप इमेजिन करिए इस तरह का कोई आकृति, इसको रख देंगे जमीन पे। जमीन पे अगर इसको रख दिया तो कौन सा भुजा इसमें जमीन पे टच करेगा? ए बी करेगा कि ए सी करेगा कि बी सी करेगा? बताइए, है ना। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बी सी ही होगा जो जमीन पे रहेगा। तो जो भुजा या जो
आकृति, सॉरी आकृति नहीं, भुजा बोलना चाहिए, है ना, जो उसका जो भाग बोलना चाहिए, इसका जो वाला हिस्सा, जो भाग जमीन को छुएगी, जमीन को टच करेगी, जमीन पे रखा हुआ रहेगी, वो भुजा या वो आकृति आधार कहलाएगी। तो इस आकृति में आधार अगर आप देखेंगे तो आधार, चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि ज्यामिति में इसको हम त्रिभुज कह रहे हैं, ये भी त्रिभुज है, लेकिन ज्यामिति के तहत अगर हम इसका बेस कहेंगे तो बेस वो भुजा होती है जो जमीन से सटा हुआ रहता है, जमीन पे टच किया हुआ रहता है। जैसे आपको मैं बोलूं, एक जैसे कोई बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का आधार क्या होगा बताइए, छत होगा या फिर उसका निचला हिस्सा होगा? तो आप कहेंगे उसका निचला हिस्सा होगा, है ना। ज्यामितिक आधार पर किसी भी आकृति का जो आधार होगा वो जमीन में सटा हुआ हिस्सा होता है, लेकिन त्रिकोणमिति में आधार वो नहीं होता। इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब अगर इसको आपसे पूछेंगे कि इसमें आधार क्या है, तो आधार अगर बोलेंगे ज्यामिति के आधार पर, ज्यामिति के आधार पर इसका आधार, यहाँ पे अगर लिखेंगे, सपोज इसको हम लिखते हैं P हो गया, Q हो गया और R हो गया, है ना। तो अगर हम ज्यामिति के आधार पर इसका आधार बोलेंगे तो इसका आधार हो जाएंगे QR, और इसका ये लंब हो जाएंगे परपेंडिकुलर बोलेंगे, और इसका ये कर्ण हो जाएंगे। आधार, लंब और कर्ण, ध्यान दीजिएगा, ये ज्यामिति के आधार पर है, त्रिकोणमिति के आधार पर नहीं। अगर आप त्रिकोणमिति के आधार पर इसको आधार, इसको लंब मानेंगे तो गलती शुरू वहीं से करेंगे आप, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। त्रिकोणमिति कुछ और चीज है, ज्यामिति कुछ और चीज है। तो ये आपको ज्यामिति थोड़ा सा बताने का मेरा मकसद ये था कि ज्यामिति में जो भुजा होती है उसकी माप अलग प्रकार से होती है, और त्रिकोणमिति में जो भुजा की जो माप होती है उसकी जो नाम होती है वो अलग प्रकार से होती है। तो चलिए हम लोग अब जाते हैं त्रिकोणमिति की ओर। अब हम लोग आ गए हैं त्रिकोणमिति पर। आप लोग को त्रिकोणमिति का जो परिभाषा आप जो सुने होंगे, क्या सुने होंगे? त्रि मतलब तीन सुने होंगे, कोण मतलब कोण सुने होंगे, और माप मतलब माप सुने होंगे, तीन कोणों की माप। अगर आप तीन कोण को मापते हैं, उन्हें जोड़ते हैं, उन्हें घटाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो यह त्रिकोणमिति नहीं है। हम बोलेंगे किसी त्रिभुज में तीन कोण है, तो तीनों कोणों का योग कितना होगा, तो इसको क्या आप त्रिकोणमिति कहेंगे? मान के चले आपको कहेंगे यहाँ पे त्रिभुज है, सपोज समझिए यहाँ पे एक त्रिभुज है, और इसका मान के चले 70 डिग्री है, और इसका मान के चले 55 डिग्री है, इसका मान आप निकालिए, तो आप इसको क्या त्रिकोणमिति कहेंगे? त्रिकोणमिति वो नहीं होता है जो आपको बताया जाता है ना। त्रिकोणमिति का मतलब कुछ और ही होता है। अगर एक बार फिर आप सुनिए, आप गलती क्या करते हैं पता है? ज्यामिति को ही त्रिकोणमिति बोलते हैं। ज्यामिति क्या होता है? ज्यामिति में भुजा की माप होती है, और भुजा से भुजा को जोड़ते हैं, या तो कोण से कोण निकालते हैं। एक कोण दिया रहेगा, बाकी कोण निकालने कहेगा, दो कोण दिया रहेगा, बाकी कोण निकालने कहेगा, है ना। लेकिन त्रिकोणमिति क्या बोलता है? इसका परिभाषा देखिए जरा, क्या बोलता है त्रिकोणमिति का परिभाषा? क्या बोलता है समझिएगा। किसी समकोण त्रिभुज में, देखिए त्रिकोणमिति का स्टार्टिंग वर्ड समकोण त्रिभुज है, मतलब साफ है कि त्रिकोणमिति अदर त्रिभुज में काम नहीं करता। ज्यामिति में आप क्या क्या देखेंगे? न्यून कोण त्रिभुज देखते हैं, अधिक कोण त्रिभुज देखते हैं, और पता नहीं कौन कौन त्रिभुज देखते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति में आप सिर्फ कौन सा त्रिभुज देखेंगे? समकोण त्रिभुज। चलिए देखिए क्या है। किसी समकोण त्रिभुज में भुजा और कोण, ध्यान देंगे, किसी समकोण त्रिभुज में भुजा और कोण के संबंध का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है ना। क्या बोलेंगे? किसी समकोण त्रिभुज में भुजा और कोण के संबंध का अध्ययन, यहाँ पे एक हम और जोड़ देते हैं, अध्ययन। अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। समझिएगा हम क्या बोले, देखिए हम बोल रहे हैं किसी समकोण त्रिभुज में भुजा और कोण दोनों साथ में ले रहे हैं, मतलब भुजा को भी ले रहे हैं बाबू
और हम किसको ले रहे हैं, कोण को भी ले रहे हैं, यानी कि दोनों को एक साथ हम पढ़ेंगे। तो दोनों को अगर एक साथ जिस चैप्टर में पढ़ते हैं उसी चैप्टर को बोलते हैं त्रिकोणमिति। मतलब यहाँ साफ है कि आपको भुजा और कोण एक साथ पढ़ना। ज्यामिति में आपने क्या किया, भुजा है तो सिर्फ भुजा पढ़ा आपने, कोण है तो सिर्फ कोण पढ़ा आपने। लेकिन त्रिकोणमिति क्या है, कोण और भुजा दोनों एक साथ पढ़ना है। मतलब कोण के मदद से भुजा निकालेंगे और भुजा के मदद से कोण निकालेंगे। ज्यामिति में कोण के मदद से कोण निकालते हैं, भुजा के मदद से भुजा निकालते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति में भुजा के मदद से कोण निकालेंगे और कोण के मदद से भुजा निकालेंगे। तो इसी को तो हम कहते हैं त्रिकोणमिति, है ना। इसमें तीनों कोण की माप नहीं होती है, तीनों भुजा की माप नहीं होती, तो हम लोग ज्यामिति में पढ़ते हैं। यहाँ पे दोनों को साथ में लेके चलते हुए त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है। समझिए, फिर दोनों को साथ में लेके चलते हुए त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, उसी को कहते हैं हम त्रिकोणमिति। तो यहाँ पे भुजा को भी लेना है और कोण को भी लेना है। चलिए अब कैसे भुजा लेंगे, कैसे कोण को साथ में लेंगे, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम क्या बोले कि हम त्रिकोणमिति बात करें, और त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज का परिभाषा आपने देखा अभी, समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें क्या होगा, जिसमें एक कोण समकोण होगा, इसको कहेंगे समकोण त्रिभुज। अब देखिए, ज्यामिति के आधार पर आपका आधार कौन होता, BC होता, लेकिन ये आपका आधार नहीं है। ये आधार ना ये है, ना ये है, ना ये है। त्रिकोणमिति आधार, लंब, ये सब का परिभाषा नहीं देता है ना। वो देखिए क्या देता है, वो उसको कोण और भुजा से मतलब रहता है, इसको आधार कौन है, लंब कौन है, इससे मतलब नहीं है। समझिए, हमको क्या करना है, यहाँ पे कोण देखना है सबसे पहले। तो ये तो आपका 90 डिग्री हो गया, समकोण हो गया, और बाकी दो कोण बच जाता है। ये कोण 90 से कम है, तो कोण को दिखाने के लिए हम यहाँ पे देते हैं सिंपली थीटा। कोण को थीटा से सूचित करते हैं, जैसे लंबाई को हम L मानते हैं ना, है ना, चौड़ाई को हम B से सूचित करते हैं, तो वैसे ही कोण को हम थीटा से सूचित करेंगे। तो ये आपका थीटा हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका थीटा हो जाएंगे, है ना। तो ये अगर आपका थीटा है तो ज्यामिति के आधार पर, ज्यामिति का एक नियम है कि ये अगर थीटा है तो ये आपका हो जाएंगे 90 माइनस थीटा, है ना। ये ज्यामिति का नियम है ना, क्योंकि तीनों कोण मिलाकर के 180 होना चाहिए। तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। आप बोलेंगे सर कैसे, देखिए अगर मान के चलिए हम इसको 70 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस 70। ये मान के चले आपका 50 होगा, ये आपका 50 होगा, तो ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस 50 होगा, है ना। और ये अगर आपका 40 होगा तो ये 90 माइनस 40। लेकिन कोई संख्या तो नहीं लेंगे, मान के चले यहाँ पे थीटा लेते हैं, सिर्फ यहीं पे थीटा लेते हैं, इसके बाद हम इसको अभी फिलहाल नहीं लेते हैं। चलिए, एक कोण मिल गया। त्रिकोणमिति क्या बोलता है, कोण और भुजा का संबंध। अब देखिए, इस कोण के साथ भुजा का क्या संबंध होगा वो आप देखेंगे, ध्यान से देखिए। चलिए, इस त्रिभुज में एक सबसे बड़ी भुजा होगी, इस त्रिभुज में एक सबसे बड़ी भुजा होगी। सबसे बड़ी भुजा को आप कर्ण कह सकते हैं, कर्ण, या इसको आप हाइपोटेनियस कह सकते हैं, H कह सकते हैं इसको, सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा का कोई परिभाषा नहीं होती है ना। ये सबसे बड़ी भुजा है, बस सबसे बड़ी भुजा है। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहेंगे। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहेंगे। चलिए, अब ना यहाँ पे लंब है ना आधार है। अब देखिए, त्रिकोणमिति में लंब क्या होता है वो समझिए। लंब समझिए, लंब मतलब हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होती है, एकदम ध्यान से। ये अगर आप समझ गए तो फिर आपको त्रिकोणमिति में दिक्कत नहीं होगा, अगर नहीं समझेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा। चलिए, परपेंडिकुलर लंब को समझिए क्या होता है। हम बोल सकते हैं किसी भी कोण, ध्यान देंगे, किसी भी कोण, कोई भी कोण, जिस कोण के बारे में हम पढ़ रहे हैं, किसी भी कोण के सम्मुख, किसी भी कोण के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं।
सम्मुख का मतलब होता है सामने, ध्यान देंगे। सम्मुख, सम्मुख का मतलब हो गया सामने। सम्मुख का क्या मतलब होता है? तो सम्मुख का मतलब होता है सामने। किसी भी भुजा के, थोड़ा सा वीडियो साथ कर दिख रहा होगा, चलिए हाँ एक मिनट, चलिए। तो किसी भी कोण, समझिएगा, कोई भी एक कोण है, कोई भी एक कोण है, उस कोण के जो सामने जो भुजा होगा उसी को हम कहेंगे लंब। तो यहाँ पे क्या है, लंब क्या है? लंब जुड़ा हुआ है कोण से। ज्यामिति में लंब किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, वो अपने आप में स्वतंत्र है, उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन त्रिकोणमिति में लंब जुड़ा हुआ है कोण से, है ना। यानी कि अगर हम इस कोण की बात करेंगे तो इस कोण के लिए लंब पता है कौन होगा? इस कोण के लिए लंब इसके सामने जो होगा वो होगा। तो इसके सामने ये है, तो ये हो जाएगा लंब। तो ये लंब है, ध्यान देंगे। ये अगर इसको हम लंब कहेंगे तो इस त्रिभुज का लंब नहीं है, ये इस त्रिभुज का लंब नहीं है। ज्यामिति में ये पूरे त्रिभुज का लंब था, लेकिन ये जो लंब है ये त्रिभुज का नहीं है। किसका लंब है? ये इस कोण का लंब है, ध्यान देंगे, इस कोण का है। उसी प्रकार से अगर हम थीटा को यहाँ ना मान करके, यहाँ नहीं लेकर के, अगर हम यहाँ लेते, अगर यहाँ लेते तो इसके लिए जो लंब होगा पता है कौन होगा? इसके लिए लंब इसके सामने हो जाएगा, मतलब इसके लिए लंब ये वाला होगा। अब बताइए, ज्यामिति, अगर ज्यामिति और त्रिकोणमिति को मिला कर देखेंगे तो कंफ्यूजिंग होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ज्यामिति अलग है, ज्यामिति भी आपको जानना चाहिए। आप ना क्या करते हो, ज्यामिति की तरह इसको सोचते हो, नहीं। यहाँ पे लंब जो होता है वो त्रिभुज का नहीं होता है, वो किसी कोण का होता है। और वहां पे जो लंब होता था वो किसी त्रिभुज का होता था। तो इस कोण के लिए लंब ये हो जाएगा और इस कोण के लिए लंब ये हो जाएगा। तो इसलिए हम परिभाषा लिखे हैं, किसी भी कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, उस कोण का लंब कहते हैं, उस कोण का, ध्यान देंगे, उस कोण का लंब होगा। चलिए, अगर हम फिर आधार की बात करेंगे, आधार क्या होगा? आधार, अब आधार को हम अंग्रेजी में कहेंगे बेस कहेंगे। अब इसका परिभाषा क्या होगा? इसका परिभाषा हो सकता है, यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार लंब किसी कोण का है वैसे ही आधार भी किसी न किसी कोण का होगा। अब वो कोण कौन सा हो सकता है? तो या कोण ये हो जाएगा, या कोण ये हो जाएगा। तो आधार जो होगा, ध्यान देंगे, त्रिकोणमिति में आधार त्रिभुज का नहीं होगा, त्रिकोणमिति में आधार किसी कोण का होगा, है ना। अब मान के चले कोण ये है, तो इसके लिए आधार हम देखेंगे। और अगर इस कोण की बात करेंगे तो आधार इसके लिए होगा। आधार या तो इसके लिए होगा या तो इसके लिए होगा, ना कि त्रिभुज के लिए होगा। किसी कोण की बात किया जाता है। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, साइन 90 या साइन थीटा बराबर लंब टेकर या जो भी, तो वो सब के सब कोण पे निर्भर करता है ना, त्रिभुज पे निर्भर नहीं करता है। अब देखिए क्या होता है, इसके लिए लंब तो ये हो गया, तो इसके लिए जो आधार हो जाएगा वो इस कोण से जुड़ा हुआ भुजा, इस कोण से सटा हुआ। आप बोलेंगे सटा हुआ तो ये भी है, तो ये तो आपका कर्ण है। किसी भी कोण से संलग्न या सटा हुआ भुजा उस कोण का आधार कहलाता है। चलिए, हम क्या बोल रहे हैं, किसी भी कोण से संलग्न कहेंगे, संलग्न या सटा हुआ भुजा क्या कहलाता है? सटा हुआ भुजा आधार कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, ये जो आधार होगा, फिर से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, कहलाता है, फिर से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आधार जो होगा वो त्रिभुज का नहीं होगा, बल्कि उस कोण का होगा। मतलब हम साफ तौर पे, अब हम एक चीज आपको कहेंगे तो आप देखेंगे, यहाँ पे जो अगर हम लंब कहेंगे तो लंब सिर्फ लंब नहीं बोलेंगे, त्रिकोणमिति में हम कहेंगे ए का लंब, मतलब बोलेंगे कोण ए का लंब। अगर बोलेंगे कोण सी का लंब, फिर बोलेंगे कोण ए का आधार, है ना, और लिखेंगे कोण सी का आधार। इस प्रकार से कर्ण तो खैर दोनों के लिए सेम होगा, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इस प्रकार से होता है। लंब यहाँ पे त्रिभुज का नहीं होगा बल्कि किसी कोण का होगा। तो ए का लंब हो गया, सी का लंब हो गया, ए का आधार हो गया और सी का आधार हो गया। अब बताइए ए का लंब कौन होगा? तो ए का जो लंब होगा,
ए का लंब होगा बीसी, ए का लंब कौन हो जाएगा बाबू, बीसी होगा। अच्छा सी का लंब कौन होगा, तो सी का लंब हो जाएगा ए बी। अब बताइए, अभी अगर आप ज्यामिति का फॉर्मूला अप्लाई करते, ज्यामिति को देखते ध्यान में, तो ये आपका गलत होता है, क्योंकि आप तो दोनों के लिए लंब यही कहते हैं। आप बोलते कि सर लंब यहाँ पे ए बी है, तो आप सी के लिए भी बोलते और ए के लिए भी बोलते। बताइए गड़बड़ करते कि नहीं करते, है ना। तो आप ज्यामिति और त्रिकोणमिति को एक साथ कभी मत देखिए, ज्यामिति अलग है और ये अलग है। ज्यामिति त्रिकोणमिति का परिभाषा ये कि ये भुजा जो होगा वो कौन से संबंधित होगा, है ना। इसीलिए देखिए यहाँ पे भुजा वहां जो लंब है वो ए का है और वह सी का। एक आधार कौन होगा, तो एक आधार होगा जो ए से जुड़ा हुआ। तो ए से जुड़ा हुआ कौन है, तो ए से जुड़ा हुआ आपका AC भी और AB भी है, लेकिन AC तो आपका कर्ण है, वो तो पहले फिक्स हो गया सबसे बड़ी भुजा। तो आधार हो जाएगा ए का आधार हो जाएगा AB, और सी का आधार सी से जुड़ा हुआ कौन है, BC। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर ये आपको समझ में आ गया तो प्रश्नावली 8.1 आपको दिक्कत नहीं होगा, इसको देख लीजिए। चलिए इसके बाद अभी देखिए, अब आप ही बताइए, ये जो भुजा है या ये जो आधार या लंब जो भी है, ये कौन से संबंधित है कि नहीं है। आप बोलेंगे यस कौन से संबंधित है ना, इसीलिए इसको कहेंगे त्रिकोणमिति। अब आपको त्रिकोणमिति का परिभाषा समझ में आता होगा, त्रिकोणमिति आपको समझ में आ रहा है त्रिकोणमिति एक्चुअल में क्या है ना। इसीलिए हम शुरू में बोले थे कि त्रिकोणमिति क्या है, तो भुजा और किसी समकोण त्रिभुज में भुजा और कोण के संबंध, है ना। तो वहां पे देखिए किस प्रकार का संबंध है। चलिए अब इसको त्रिभुज में कैसे अप्लाई करेंगे आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे एक त्रिभुज मैंने यहाँ पे बना लिया है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आपको सिर्फ एक ही चीज का नाम देना है, और वो देना है हाइपोटेनियस का, कर्ण का नाम देना है। बाकी ये आपको नहीं देना है, क्योंकि ये जो कर्ण होता है ये त्रिभुज के आधार पर ही होता है, लेकिन बाकी जो नाम होगा वो कोण के आधार पर होगा। अगर आप यहाँ पे लंब लिख देंगे, आधार लिख देंगे, तो आप महागड़बड़ करेंगे, तो इस चीज को ध्यान देंगे। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, आपके लिए मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ। देखिए ए का, सॉरी ए नहीं, यहाँ पे P है, आपके लिए छोटा सा मैं यहाँ पे बनाने के लिए देता हूँ। P का लंब, फिर देंगे P का आधार, कमेंट में आप लिखेंगे इसका आंसर को। इसके बाद R का लंब, और हो जाएगा R का आधार, है ना। समकोण छोड़ करके जो बाकी जो कोण बचता है हम लोग उसी पे बात करते हैं, है ना। तो ये आप कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे, देखते हैं कितना को इसका आंसर लिख पाते हैं। चलिए इसको आप जल्दी से बनाइए, फिर हम आगे देखते हैं कैसे होता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री, सॉरी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, संक्रिया यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे, है ना। त्रिकोणमितीय संक्रिया, इसमें क्या कुछ किया जाता है, कोण के साथ क्या करेंगे, क्या कोण को जोड़ेंगे, क्या कोण को वर्ग करेंगे, नहीं, कोण के साथ हम एक फंक्शन लगाएंगे, है ना। और किसी कोण के साथ फंक्शन लगाएंगे तब जाकर के वो किसी भुजा को दिखाएगा। अब समझिए कैसे, यहाँ पे कुल 6 संक्रिया, त्रिकोणमिति में 6 संक्रिया है। 6 कैसे याद रखेंगे, देखिए ऐसे आप ट्रिक से याद रखिए। 3 गो कोण होता है और 3 गो भुजा होता है, क्या गो हो गया, 7 गो, 6 गो होता है ना, है ना। 3 गो कोण और 3 गो भुजा, 6 गो हुआ, तो 6 संक्रियाएं होता है। देखिए कौन कौन, एक जो संक्रिया है बाबू वो है साइन, हम थीटा भी नहीं लिखे हैं, है ना, वो क्यों नहीं लिखे आपको बताएंगे। 6 संक्रिया है, एक है साइन, एक है कॉस और एक है टेन। ये 3 को आपको याद रखना है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, है ना। और इसके बाद इस फिर याद रखना है कॉसेक सेक कॉट। देखिए कैसे लिखें, देखें कैसे लिखेंगे, साइन कॉस टेन, इसके नीचे नहीं लिखेंगे, है ना। साइन कॉस टेन को यहाँ लिखेंगे साइन कॉस टेन, है ना। SCT इसको बोलेंगे SCT, यहाँ पे इसको SCT बोलेंगे, या तो SC होता है ना, SC SC ST, तो SC हो गया, ST हो गया, यानी कि SC हो गया। हम लोग जब बोलते तो SC ST बोलते हैं, कि ST SC बोलते हैं, SC ST, तो वही SC हो गया, तो SCT हो गया SCT। इसके बाद अब यहाँ पे देखें क्या, सॉरी यहाँ पे इसको थोड़ा सुधारते हैं, यहाँ पे हो जाएगा कॉस, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक, और यहाँ पे हो जाएगा सेक, और यहाँ पे हो जाएगा
कॉट हो जाएगा। इसी तरीके से लिखेंगे, है ना। इससे क्या हो जाएगा, इससे अब देखिए ये कैसे लिखा हुआ ध्यान देंगे। इसका अगर हम आपको एक छोटा सा लिख के दे तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे आप इसको लिखेंगे, देखिए यहां से आप लेंगे कोसेक, बोलिए पूरा, देखिए कोसेक। देखिए जैसे यहाँ पे SCT बोले है ना, तो वहां पे कोसेक बोलिए। मतलब यहाँ पे हो जाएगा SCT, SCT हो गया, SC ST हो गया। और इधर क्या बोलेंगे, इधर आप कोसेक बोलेंगे, कोसेक यानी कि कोसेक बोलेंगे। देखिए कोसेक, कोसेक बोले। जैसे इधर SC ST हो गया, उधर कोसेक हो जाएगा। तो S से हो जाएगा बाबू साइन, और C से हो जाएगा कॉस, और T से हो जाएगा टेन। अब इधर जो कोसेक लिखे हैं इसको आप बना दीजिए कोसेक, इसको बना दीजिए सेक, और इसको बना दीजिए कॉट। है जबरदस्त। अब देखिए साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा है। कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा है, और टेन और कॉट वो एक दूसरे का उल्टा है। कैसे उल्टा वो हम लोग जानेंगे। चलिए, तो ये तरीका आप जान लीजिएगा, बहुत ही शानदार ट्रिक भी। आगे और भी ट्रिक आपको बताएंगे। अगर आप सीधे ऐसे लिखेंगे साइन कॉस टेन फिर कोसेक, फिर आप भूल जाएंगे, फिर आपको याद नहीं रहेगा कौन क्या हो कैसे होगा। इस तरह से नहीं होगा। आप इधर SC ST याद रखिए और उधर कोसेक याद रखिए। हो गया क्लियर। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं फिलहाल, इसको मिटा रहे हैं। इसको हम साइड में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं SC ST, और इधर जाएगा कोसेक हो जाएगा, कोसेक। हम यहाँ पे ट्रिक लिख दिए, ध्यान देखिए ये ट्रिक है, ये है ना। SC ST हो गया और इधर कोसेक हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक संक्रिया है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, 2 पर पावर 3 लगाते हैं ना, तो 3 क्या चीज है, 3 एक संक्रिया, ध्यान दीजिएगा 3 एक संक्रिया है ना। ये इसी 3 के बदौलत ये 8 होता है। तो जिस प्रकार से 3 एक संक्रिया है, वैसे ही साइन भी एक संक्रिया है। मतलब साइन कॉस टेन। अच्छा एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि ये सब शॉर्ट नाम है। थोड़ा सा आपको बता देंगे, ये सब शॉर्ट नाम है। साइन जो है ना, ये शॉर्ट नाम है SINE का, है ना। इसका जो कॉस है, ये जो है ये शॉर्ट नाम है किसका पता है, ये शॉर्ट नाम है कोसाइन का, ध्यान देंगे। फिर इसका जो टेन है, ये शॉर्ट नाम है किसका, टेंजेंट का, है ना। इसके बाद उधर जो है आपका जो वो हो जाता है कोसेक, कोसेक जो है वो शॉर्ट नाम है किसका, ये है कोसेकेंड का, कोसेकेंड का। इसके बाद जो सेक है, ये शॉर्ट नाम है, शायद यहाँ तक दिखता होगा, ये आपका सेकेंड का है ना, सेकेंड, सॉरी NT। और कॉट जो है शॉर्ट नाम है किसका, कोटेंजेंट। ये भी आपको पता होना चाहिए, परीक्षा में ये भी पूछ देता है ना। तो साइन जो वो साइन का है शॉर्ट नाम, कॉस है कोसाइन का, और टेन है टेंजेंट का, कोसेक है कोसेकेंट का, सेक है सेकेंड का, और कॉट है कोटेंजेंट का। ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, तो ये सारा संक्रिया है, कहाँ लगेगा। अच्छा ये सारा संक्रिया कहाँ लगेगा, तो ये सब भुजा में नहीं लगता है, ये सब लगता है कोण में। ध्यान दीजिए, जितना 6 जो त्रिकोणमितीय संक्रिया है, ये भुजा में अप्लाई नहीं होता, ये लगेगा किसमें। मतलब देखिए, अगर मान के चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे AB और यहाँ पे लिखेंगे A। आप बताइए दोनों में कौन भुजा है, कौन कोण है, तो आप बोलेंगे भुजा ये कोण है। तो साइन बताइए किसके साथ लगाएंगे, AB के साथ या A के साथ। तो आप देखेंगे साइन A के साथ लगेगा, सॉरी यहाँ नहीं भी घेरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन A होता है ना कि साइन AB होता है। इस बात को समझेंगे। साइन का जो संक्रिया, सॉरी त्रिकोणमिति का जो संक्रिया है, वो भुजा के साथ नहीं लगता, साइन AB नहीं होगा। वो जब भी लगेगा किसके साथ होगा, ये कोण के साथ लगता है, मतलब साइन A होगा। तो यहाँ पे साइन A, साइन B, साइन C होगा, ना कि साइन AC, साइन BC। इस तरह नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखिए। चलिए आगे और भी हम लोग सीखते हैं। चलिए अब आगे देखेंगे कि ये जो संक्रिया है ये कोण में लगता है, भुजा में नहीं। देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे साइन, किस पे लगाएंगे, तो A पे लगाएंगे, साइन A होगा, साइन AB नहीं होगा।
मतलब ध्यान दीजिए साइन ए बी कभी नहीं होगा, कभी नहीं। और एक चीज और समझिए यहाँ पे, जैसे हम साइन ए लिखे हैं तो साइन ए का मतलब देखिए ए पे संक्रिया लगा रहे हैं, मतलब गुना नहीं कर रहे हैं। आप इसको ऐसे मत समझ जाना कि साइन गुने ए कर रहे हैं, नहीं, ये दोनों आपस में गुना नहीं है ना। ये संक्रिया है साइन ए, साइन संक्रिया, इसको फंक्शन बोलते हैं इसको, है ना, गुना नहीं है। इसको गुना मत समझिए कि आपस में गुना हो रहा है। चलिए इसके बाद सी पे भी हम लगा सकते हैं, जिसको बोलेंगे साइन सी। बी पे भी लगाएंगे तो हो जाएगा साइन बी। उसी प्रकार का जिस प्रकार से ये हो जाएगा उसी प्रकार कॉस बी हो जाएगा, है ना। कॉस ए बोल सकते हैं, कॉस सी बोल सकते हैं, कॉस बी बोल सकते हैं। फिर उसी प्रकार से टेन ए बोल सकते हैं, टेन आप सी बोल सकते हैं, और इस प्रकार से सब आप लगा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम क्या चीज, इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ही आप इसको बोल सकते हैं कि ये सब पे साइन लग सकता है, सब पे कॉस और सब पे टेन लग सकता है। चलिए अब यहां के बाद आता है ट्रिक। क्या ट्रिक, बहुत सारा ट्रिक है, आप अपने से भी जान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ट्रिक। चलिए तैयार हो जाए ट्रिक के लिए, थोड़ा हंसी भी आएगा मजा भी आएगा। चलिए आप इसको एक कहानी के माध्यम समझिए। साइन एक जानवर है, साइन एक जानवर है, और इस जानवर, साइन भी एक जानवर है और कॉस भी एक जानवर है। थोड़ा सा आपको हंसी भी आएगा। साइन भी एक जानवर है और कॉस भी एक जानवर है। साइन का कान जो है लंबा है, मतलब साइन का लंबा कान, साइन का लंबा कान और कॉस का आधा कान। ये आधा कान पता है कैसे किए हैं, इसको टांगी से काट दिए। क्या किए, इसको टांगी से काट के आधा किए। टांगी मतलब टेन, टांगी मतलब टेन। अब समझिए साइन का लंबा कान, कॉस का आधा कान, और टांगी से इसको आधा किए हैं। इसका मतलब टांगी में लंबा धार था, मतलब टांगी में धार था, है ना, और धार काफी लंबा धार था, मतलब बहुत धार था। तो इसको ऐसे मानिए साइन का लंबा कान। ध्यान दीजिए साइन का लंबा कान यानी कि लंबा कान, यानी कि लंबा मतलब लंब, और कान को कर्ण भी बोलते हैं अगर आप संस्कृत जानते हैं तो, है ना। तो लंबा कान मतलब लंब बटे कर्ण। साइन का लंबा कान, लंबा कान, लंबा कान, लंबा कान हो गया। कॉस का आधा कान, कॉस का आधा कान, आधा कान मतलब आधा मतलब आधार, और कान मतलब कर्ण। तो कॉस का आधा कान, आधार बटे कर्ण। और टांगी, टांगी मतलब हो गया टेन, है ना। टांगी का लंबा धार, टांगी का लंबा धार यानी कि लंब बटे आधार। इसका शॉर्ट ना वहां पे लिखा हो, तो हमको लगता है इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। बता तुम लोग साइन का लंबा का लंबा कान मतलब लंब बटे कर, कॉस का आधा का मतलब आधार आधार बटे कर्ण। टांगी में क्या है, लंबा लंबा धार, मतलब टांगी मतलब टेन, टेन का क्या हो जाएगा, लंबा आधार। लंब बटे। चलिए यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठे हैं उसको समझ में आ गया है ट्रिक, हमको लगता है शायद आपको भी समझ में आ जाएगा। चलिए अब रही बात इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होगा, कॉस का उल्टा क्या होगा, और टेन का उल्टा क्या होगा। अब देखिए हम आपको एक ट्रिक आपको बताए थे, ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं, आपको ट्रिक बताए थे SC/ST। क्या बताए थे, शायद इधर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए आपको बताए थे SC/ST, SC/ST, और SC/ST को इधर बताए थे कॉसेक बताए थे। क्या बताए थे, कॉसेक। अब देखिए साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक, और कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, और सी बच गया। आप दिमाग लगे क्या हो सकता है, तो कॉट हो जाएगा टेन का कॉट। तो टी और टी यहाँ मिल रहा है, इसको भी ऐसे ही पता कर सकते हैं। आप बोलेंगे टेन का कॉट कैसे, यहाँ टी है और यहाँ भी टी है। चलिए, और कॉस का हो जाएगा सेक, और साइन का हो जाएगा कॉसेक। तो हमको लगता है कि ये भी आप नियम आराम से याद रखिए, SC/ST, और इधर हो जाएगा कॉसेक। अब चलिए, अब साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा। अब यहाँ उल्टा का मतलब देखिए क्या होता है। उल्टा का मतलब जैसे अगर A बटे B लिख रहे हैं बाबू, तो A बटे B का जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा B बटे A। अब देखिए मान के चलिए हम लिख रहे हैं लंब बटे कर्ण। क्या लिख रहे हैं, लंब बटे कर्ण। तो आप बताइए लंब बटे कर्ण का उल्टा की हो जाएगा, तो कर्ण बटे लंब, यही ना होगा। इस प्रकार से अब देखिए
साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। तो कोसेक का की हो जाएगा? अब यहाँ पे अगर लिखेंगे शायद इधर, यहाँ पे आपको शायद दिक्कत होगा कि हम ये कहाँ पे लिखे, यहाँ पे दिखेगा। हम इसको मिटाने वाले हैं, इसको मिटा देंगे इसको, ये आपके दिमाग में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कोसेक, शायद यहाँ पे आपको दिख जाएगा। हाँ यहाँ दिख जाएगा। कोसेक, कोसेक बराबर क्या जाएगा? कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो साइन जब लंब बटे कर्ण होता है तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, है ना। आप अगर अंग्रेजी में लिखना चाहते हो h बटे पी। कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, तो सेक बराबर कॉस का आधा कान है तो कान आधा, यानी कि कर्ण बटे आधार। अब जैसे टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट। देखिए टेन का लंबा धार है, टेन का लंबा धार है तो उसका क्या जाएगा? धार लंबा। लंबा धार का उल्टा क्या हो जाएगा? धार लंबा, यानी कि धार मतलब आधार और लंबा मतलब लंब। क्या आप लोग को समझ में आ गया? ये पूरा याद रहेगा, है ना। हमको लगता है पूरा साइन कॉस टेन का भी, SC ST का भी याद रहेगा और उधर कोसेक का भी याद रहेगा। तो इस तरीके से आपका ट्रिक है, ये ट्रिक के माध्यम से आप इसको कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं ओवरऑल नियम को। देखिए साइन थीटा का हो जाएगा लंब बटेगा। देखिए थीटा हम इससे पहले नहीं लिखे थे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कोण आप ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा यानी कि लंब बटे कर, कॉस थीटा यानी कि आधार बटे कर, और टेन थीटा यानी कि लंब बटे आधार। अब देखिए बहुत कोई गलती क्या करता है, इसी के नीचे लिखता है। आप देखेंगे साइन लिख दिया, कोसेक लिख दिया, टेन लिख दिया, इसके नीचे लिखेगा यहाँ पे कुछ लिया कोसेक या कुछ भी लिख दिया। तो यहाँ लिखने से आपको पता नहीं चलेगा कि वो किसका उल्टा है, पता नहीं चलेगा, है ना। तो आप क्या करो, साइन कॉस टेन SC ST, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं SC ST। तो SC ST को एक तरफ लिखिए और एक तरफ कोसेक वाला को लिखिए, यानी कि एक तरफ लिखिए कोसेक, को हो गया यहाँ पे, से हो गया यहाँ, और यहाँ पे सी हो गया, तो कोसेक हो गया। को से इधर आप इसको पूरा कर दिए कोसेक, से पूरा कर दिए सेक, और सी से पूरा कर दिए कॉट। अब देखिए कितना आसान है। अब देखिए कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट हो गया। जिसको समझ में आता है, अच्छा लग रहा है, लाइक करेंगे, नहीं तो फिर पिटाई खाओगे। चलो सेक कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। चलिए कोसेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा जैसे लंब बटे कर्ण है तो इसका अगर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? जो नीचे वो ऊपर जाएगा, ऊपर वो नीचे आएगा। उल्टा का मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, मतलब अंश अंश बन जाएगा हर, हर बन गया अंश। या ऐसे मानो टांग ऊपर कर दिए और मुंडी नीचे कर दिए, ऐसे देखो तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और ये की हो जाएगा? ये सेक जो है वो कॉस का उल्टा है तो यह जाएगा कर्ण बटे आधार, है ना। और कॉट का क्या हो जाएगा? आधार ऊपर चल जाएगा बाबू और लंब हो जाएगा नीचे। तो इस प्रकार से ये, तो हमको लगता है कि ओवरऑल ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा फुल्ली कंसेप्ट नियम के साथ। अब हम क्या करेंगे, इसको किस प्रकार से हम अप्लाई करेंगे किसी क्वेश्चन में। हम दो क्वेश्चन देखेंगे, पर्सनली में जाएंगे, दो क्वेश्चन देखेंगे। चलिए चलिए तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से इसको हम लोग बनाएंगे, यानी कि त्रिकोणमिति का जो फंक्शन है या संक्रिया है वो किस तरीके से इसमें अप्लाई होगा। अच्छा पूछता क्या है सवाल में, चलिए इस चीज को दिमाग लगाते क्या पूछता है सवाल में, देखते क्या पूछता है। त्रिकोणमिति का परिभाषा भी ध्यान में रखेंगे और सवाल भी ध्यान में रखेंगे। इससे क्या होगा कि सवाल जो सेट करता है ना, आप उसके माइंड को पढ़ लेंगे, वो क्वेश्चन किस तरीके से सेट करता होगा। चलिए हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से त्रिकोणमिति फंक्शन को इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए परिभाषा क्या है, कोण के मदद से भुजा और भुजा के मदद से कोण, है ना, इसी को कहते हैं त्रिकोणमिति। सबसे पहले इसमें क्या रहेगा, एक त्रिभुज रहेगा और उस त्रिभुज में भुजा कुछ दिया रहेगा तो न भी दिया रहेगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये 12 है, अब ये लंब है कि आधार है इससे हमको मतलब नहीं है। हम पहले बोले त्रिकोणमिति में लंब और आधार ये फिक्स नहीं होता है, वो कोण डिसाइड करता है। तो ये 12 है बस, अब ये कौन सी है ये पता नहीं है। ये 12 सेंटीमीटर है बाबू, और ये 13 ये पता है कि ये आपका कर्व है, लेकिन ये लंब है कि आधार ये पता नहीं है। चलिए
यहाँ पे थोड़ा सा हम पाइथागोरस का उपयोग करेंगे, और पाइथागोरस इसलिए उपयोग करेंगे क्योंकि आपको पता है कि पाइथागोरस एक ऐसा थ्योरम होता है जिसमें त्रिभुज का दो भुजा दिया रहे, समकोण त्रिभुज का दो भुजा दिया रहे, तो हम एक भुजा हम निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस का अगर हम प्रयोग करेंगे तो इसका अगर हम निकालेंगे तो कितना निकलना चाहिए? पाइथागोरस ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 144, इसका स्कोर हो जाएगा 144 में कितना जोड़ेंगे कि 169 हो जाएगा? 144 में हम जोड़ेंगे तो 144 में कितना 49 जोड़ेंगे कि कितना जोड़ेंगे? यानी कि 169 में से घटा दो 144 को, तो कितना हो जाएगा? 9 से 4 गया 5, और इधर 2, 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। चलिए हम शॉर्ट में इसको ट्रिक से आपको निकालें, है ना, आपको हम आगे आपको बताएंगे, अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे, ये ट्रिक से निकाले, आपको भी ट्रिक बताएंगे। चलिए तो यहाँ पे देखिए ये 12, ये 13, अब ये 5 हो गया। अब त्रिकोणमिति क्या बोलता है? त्रिकोणमिति बोलता है किसी भी कोण पर अगर हम फंक्शन लगाएंगे, किसी भी कोण पर फंक्शन लगाएंगे, तो उस कोण पर जो फंक्शन लगाएंगे उसके चलते कौन कौन भुजा का अनुपात होगा, है ना। मान के किसी एक कोण पे आप फंक्शन लगाए, किसी एक कोण पे मान के चले आप पी पे लगाएंगे। अब पी पे कौन सा फंक्शन लगेगा? 6 गो फंक्शन होता है। अब कौन सा लगाएंगे? मान के हम साइन लगा दिए, अब साइन पी, है ना, तो साइन पी पे लगा। ध्यान दीजिएगा, साइन को छोड़ करके यहाँ जो भी लिखा रहता है वो भुजा नहीं रहता, वो कौन रहता है। जैसे मान के यहाँ पे हम लिखेंगे साइन, और यहाँ कुछ ढेर सारा लिखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस कुछ एकदम ए प्लस बी प्लस सी, एकदम फलना ढेकना ढेर सारा लिखती है। तो ये जितना चीज है, ध्यान दीजिए, ये भुजा नहीं है, ये सारे कोण है, ये सब पूरा का पूरा कोण है। मतलब साइन को छोड़ करके जो ही बचता है ये कोण बचता है। जैसे मान के चले बाद में हम लिखेंगे साइन ए प्लस बी, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये पता है कौन सी ए प्लस बी? ये कोण है, कोण का मान है, मतलब कोण है ए प्लस बी। चलिए हम लोग फिर इतना भी नहीं जा रहे, चलिए आपको आगे बताएंगे। तो हम अगर पी पे लगाएंगे तो साइन पी, तो साइन पी क्या हो जाएगा? साइन का क्या हो जाएगा? तो साइन का होता है लंब बटे कर। अब देखिए ये जो, अब देखिए यहाँ पे ये जो लंब होगा ना, ये त्रिभुज का लंब नहीं होगा, किसका होगा? याद करें शुरू में क्या बताते? ए का लंब, बी का लंब, सी का लंब, तो यहाँ पी का लंब। तो बताइए पी का लंब कौन होगा? तो पी का जो लंब होगा वो हो जाएगा 5, या ऐसे लिखेंगे पी का जो लंब होगा वो हो जाएगा क्यू आर, और कर्ण तो आपका पी आर ही है। तो क्यू आर कितना है? 5, और ये कितना है? 13 हो गया। चलिए अब हम साइन लगाएंगे आर पर। किस पे लगाएंगे? साइन लगाएंगे आर पर। तो साइन का क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा बाबू, कर्ण हो जाएगा। अब देखिए ये जो लंब होगा ये त्रिभुज का नहीं होगा, बार बार हम कह रहे हैं इसमें लंब और आधार त्रिभुज का नहीं होता है, किसी कोण का होता है। ये तो ये लंब जो होगा किसका होगा? आर का। तो आर का जो लंब होगा कौन होगा? तो आर का लंब उसके सामने वाला, तो हो जाएगा पी क्यू, और कर्ण जो होगा वो हो जाएगा पी आर। तो पी क्यू कितना है? 12, पी आर कितना है? 13 हो गया। अब देखिए आगे फिर, अब मान के चलिए हम पी पर लगाएंगे कौन सा फंक्शन या कौन सा संक्रिया? तो पी पर हम लगाएंगे, हम 10 लगाते हैं, 10 लगाते हैं, 10 पी निकालते हैं, 10 पी। अब ध्यान दीजिए, बताइए 10 कब चलेगा? तो 10 का लंबा आधार होता है, तो हो जाएगा लंब बटे आधार। अब बताइए लंब किसका होगा? त्रिभुज का कि पी का? पी का होगा। तो पी का लंब कौन हो जाएगा? तो पी का जो लंब होगा वो हो जाएगा क्यू आर, और जो आधार होगा वो हो जाएगा पी क्यू। सटा हुआ भुजा को आधार कहेंगे, उस कौन सा सटा भुजा आधार होगा? तो हो जाएगा क्यू आर का मान कितना बाबू? तो क्यू आर का मान है 5, और पी क्यू का कितना है? 12 हो गया। इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। मान के चले एक थोड़ा सा और निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे कॉट, निकालते हैं कॉट आर का निकालते हैं। अब देखिए कॉट का क्या होता है? तो कॉट 10 का उल्टा होता है, 10 का लंब बटे आधार, तो उसका आधार बटे लंब। कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब। अब देखिए आर के लिए आधार कौन होगा? तो आर के लिए आधार हो जाएगा क्यू आर, है ना। उससे सटा हुआ भुजा को हम आधार कहते हैं, लंब हो जाएगा उसके सामने, तो हो जाएगा पी क्यू।
यानी कि क्यू आर कितना 5 और पाँच। पी क्यू कितना 12। 12 हो गया। इस प्रकार से चलिए इस तरीके से आप बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो था बहुत ही जबरदस्त था और आपको ये समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए और इसको चैनल को क्या करना है, लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसमें आप त्रिकोणमिति का सारा फुल चैप्टर ट्रिक के साथ, कॉन्सेप्ट और नया नया मेथड के साथ आप सीखेंगे। कहीं कोई दिक्कत प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स भी होता है ना, उसमें आप बोल सकते हैं जो भी बातें आपको बोलना है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।